गांधी बाबा के 3 बंदर जो कहते हैं बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, मुझे लगता है कि अगर वो मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह डॉक्टर बन जाते और सफेद कोट निकल कर अगर किसी हॉस्पिटल में नजर आते तो शायद उस डिपार्टमेंट में होते जहां बड़ा बड़ा लिखा होता है ENT, और वो ये कहते कि अपने कानों का ख्याल रखो, अपने थ्रोट का ख्याल रखो और अपना ख्याल रखो, अपनी नाक का ख्याल रखो। सो ENT ये एक डिपार्टमेंट जिसके बारे में जानते तो सब है, लेकिन कितना? आज इस सवाल के साथ एंड ऑफ कोर्स इसके जवाबों के साथ लेकर आई हूं मैं आज का एपिसोड, ताकि हम रह सके हैप्पी हमेशा। सो आज मेरे साथ है ऑफ कोर्स ENT स्पेशलिस्ट है ये, 20 साल से ज्यादा हुआ आपको मुंबई में प्रैक्टिस करते हुए। 25 years, यस, एंड 2 मुंबई के बड़े हॉस्पिटल से आप एसोसिएटेड हैं, डॉक्टर सुजाता राव, एंड ऑल्सो आप ट्रस्टी हैं फॉर मेडिकल एसोसिएशन ऑफ कंसल्टेंट्स, राइट? ओह लवली। सो इंट्रोडक्शन बहुत लंबा है। Alright, so welcome सुजाता टू हैप्पी हमेशा। My pleasure to be here. सबसे पहला सवाल, जैसे अभी यू कैन सेंस कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, मैं ENT स्पेशलिस्ट के पास गई बिकॉज मुझे लगा प्रॉब्लम गले का है, यू नो आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, सो नोज का है। बट देन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं तुम जनरल फिजिशियन के पास भी जाती तो ठीक हो जाता, ये तो नॉर्मल सर्दी जुकाम है। सो डू वी रियली नीड ENT स्पेशलिस्ट? Yeah. So earlier this concept that only common cold and you know upper respiratory tract infection जो हम कहते हैं उसके लिए ENT है, ये अभी it is no longer true. क्यों? बहुत सारे बीमारियां हैं जो ENT स्पेशलिस्ट देखते हैं। कॉमन कोल्ड तो एक कॉमन सा वायरल है, फ्लू, जो कोई भी डॉक्टर देख सकता है। ENT भी देख सकते हैं, जनरल फिजिशियन भी देख सकते हैं, इंटरनल मेडिसिन लोग भी देख सकते हैं। So that तो is आपको ऐसा नहीं लगता यार ये तो हमारा ले लिया? Okay, नहीं, that is not the definition of ear, nose, throat surgeon. काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो आम डॉक्टर नहीं देख पाते, जैसे कि एलर्जिक कोल्ड है, क्रॉनिक जो लंबे समय से आ रहा है उनको सर्दी, वो by taking small medicines which the family doctor may give for time being, वो सब टेम्पररी है। उसका रूट कॉज ढूंढना या उसका एक्यूरेट ट्रीटमेंट देना वो तो ENT स्पेशलिस्ट देंगे। मतलब जब जड़ में जाना है तो ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा। आजकल एक बात होती है, जैसे बहुत सारी बीमारियां जो है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं, सो ENT में भी ऐसे केसेस हैं? देखिए अभी कोई भी स्पेशलिटी लीजिए, वेदर ENT, ऑफ्थेल और एनीथिंग, हर चीज़ लाइफस्टाइल से जुड़ा है। हर चीज़, वेदर इट इज़ डायबिटीज और वेदर इट इज़ हियरिंग लॉस। ओके, इवन हियरिंग लॉस? यस। अब देखिए अपना लाइफस्टाइल क्या है। लाइफस्टाइल इज मूविंग अराउंड इन नॉइजी एनवायरनमेंट। एंटरटेनमेंट इज एसोसिएटेड विद शोरगुल्ला। हमें शोरगुल्ला होगा तो ही मजा आता है, हमें फटाके होंगे तो ही मजा आता है। थोड़े लाउड हैं हम। है, ट्रैफिक है। अभी देखिए हम और आप कम्यूट करते हैं तो हमको ट्रैफिक से जाना होता है। आप ट्राई करिए, आपको बात करने होता है मोबाइल पर। अर्लियर आपको बात करना इजी हो जाता था ट्रैवलिंग के टाइम, अभी तो इतना शोरगुल होता है, मुश्किल हो जाता है। तो यंग एज में हियरिंग लॉस होने लगा है। सुनाई कम देना, कान में कोई आवाज़ आना, कोई आवाज़ कंटिन्यूस बजना, टिनिटस बोलते हैं उसको, और बहुत सारे हैं कारण जो अभी आजकल यंगर जनरेशन में देखे जाते हैं, जैसे गिडीनेस है, डिजीनेस जिसको हम बोलते हैं, या चक्कर जो बोलते हैं हम, चक्कर आना, ये अभी आम बात हो गई है। क्यों? बिकॉज द लाइफस्टाइल इज सच दैट एवरीबडी इज डूइंग मल्टीटास्किंग। इस स्मार्टफोन ने हमारे बीच भी एक स्मार्टनेस का क्या बोलते हैं, फितूर डाला है। बट वेदर वी आर स्मार्ट वी डोंट नो, बट इन दैट प्रोसेस ऑफ रनिंग कि हम पढ़े और बढ़े और हम स्मार्ट बनने की कोशिश, या रफ्तार जो है हमारी लाइफ की इतनी बढ़ गई है कि बॉडी डजंट मैच, नो। हमारा बॉडी का जो यू कैन से ग्रोथ कम पड़ जाता है, बी इट एनी एज, कोई भी उम्र के लोगों के लिए थोड़ा सा उसके साथ मेंटेन होना तकलीफ होता है, क्योंकि हम शॉर्टकट्स करते हैं। हर चीज़ को पाने के लिए अभी हम शॉर्टकट करना सीख गए हैं।
सो आपने कहा एक तो ऑब्वियसली नॉइज है, टू मच ऑफ एक्सपोजर है, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हो या बहुत वॉल्यूम करके देख रहे हो, कुछ बच्चों को आदत होती है, तो वो एक रीज़न तो ये आपने अपना हेडफोन है हमेशा। हेडफोन्स लगा रखे हैं आपने, तो उसकी वजह से होगा। एज की अगर बात करें तो पहले ऐसा होता था कि नाना जी को अब कम सुनाई देता है, बराबर, यू नो, अब वैसा नहीं है। अब दादियाँ लेकर आती है अपने पोतों को और पोतियों को Which is कि very इनको sad. हियरिंग लॉस, देखिए क्यों ये हमेशा हेडफोन लगा के बैठता है और मैं पुकार रही हूँ उसको, वो नहीं सुन रहा है। देखिए कान में मैल है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। ये नौबत आ गई है। और भी लाइफस्टाइल रिलेटेड इलनेसेस है, जैसे अभी एलर्जिक राइनाइटिस जो मैंने कहा, वो एलर्जिक कोल्ड है, उसके अलग अलग ग्रेड्स है। जैसे सिंपल एलर्जिक कोल्ड है जो तुमको लगातार का नाक बहेगा, लगातार छींक आएगी या लगातार आपको सर दर्द या भारीपन लगेगा। तो ये अगर हम उसका रूट कॉज देखने जाएंगे तो शायद हमको मिलेगा कि ये एलर्जिक एयरवे प्रॉब्लम है, पूरा एयरवे ही प्रॉब्लम है, जैसे अस्थमा के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा पॉलिप हो, नाक में मसे हैं। तो ये सारी जानकारियां हम कोई इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, हमारे दूरबीन से देखेंगे नाक और साइनसिस को, तो पता चलेगा। फिर लाइफस्टाइल रिलेटेड होगा। दूसरी बात कि हमको स्मेल नहीं आना, ये मैं नाक से जुड़े हुए बोल रही हूँ। स्मेल का भी एक स्मेल यानी गंध ना आना, वो भी एक ऐसा है कि जब आपका नाक के अंदर सर्दी जमा हो, वेदर इट एलर्जी की वजह से हो, इन्फेक्शन की वजह से हो, वायरस की वजह से हो, तो जनरली हमारा गंध का जो इंटेंसिटी होता है वो कम हो जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि बहुत प्रमाण में कम हो जाता है कि आप कोई पेशेंट आके मुझे बोलता है मुझे गंध ही नहीं आ रही आजकल, तो हिस्ट्री यानी पूछने पर सब चीज़ें उनको एक के बाद एक पूछने पर पता चलता है ये ऐसे सर्दी अभी अलग उन्होंने जगह बदली है, या उन्होंने ऐसे एरिया में लिया है जहाँ उनको डस्ट मिल रहा है, या उनके यहाँ पेट है, या उनके यहाँ कोई हैबिट्स है, पूजा रिचुअल्स। आपको आश्चर्य होगा कि पूजा रिचुअल्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जी बिकॉज ऑफ द स्मेल। ये जो हम धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं, और हाँ, अच्छी बात है, वो कुछ गलत नहीं है, पर कितना हम उसके आसपास मंडराएंगे, कितनी देर तक, उस पर निर्भर है कि हमको कितनी तकलीफ होगी। क्योंकि एक होता है स्टिमुलेशन और एक होता है सेंसिटिविटी। स्टिमुलेशन तो किसी को भी होगा, पर सेंसिटिविटी होता है, उनको हम एलर्जिक बोलते हैं। ओके, एक बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि पता कैसे चलेगा मुझे कि ये मेरा पासिंग कोल्ड एंड कफ है, या मतलब या इसकी हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री से पता चल जाएगा। आप ही बताएंगे मुझे कि मुझे ये लगातार हो रहा है, मैं जब से मैंने ये ऑफिस में ज्वाइन किया है मुझे ये हो रहा है तकलीफ, या आप बताएंगे कि मुझे 6 महीने से हो रहा है ये तकलीफ, उसके पहले कभी नहीं था, मुझे इतने साल मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं। तो हम डिग करेंगे कि क्या बदला है आपके एनवायरनमेंट में, प्लेस ऑफ वर्क, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, और यूजिंग सम डिवाइस और यूजिंग समथिंग विच इज़ नॉट आपके साथ वो जेल नहीं हो रहा है। सो ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड हो गया। अभी एक बहुत अहम है कि जो गले में आपने कहा ना, अभी आपको तो वायरल कोल्ड है, कॉफ है, वो ठीक है, आप किसी के पास भी जा सकते हैं, पर इतना याद रखिए जब फैमिली डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद नहीं ठीक हो रहा है 2-3 दिनों में, तो दवाइयाँ छोड़िए मत और ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाइए। क्यों? वो ब्रेक नहीं करना है, जो भी उन्होंने स्टार्ट किया है उस पर बिल्डअप करना है आपको, तो आपका ट्रीटमेंट अधूरा नहीं रह जाए। जो हमको बताना है वो हम बताएंगे ही, पर आप अगर गैप करके आएंगे कि 5 दिन छोड़ दिया, पहले 3 दिन हमने घर के नुस्खे अपनाए, फिर और 4 दिन हमने बोला टाल दिया कि ये तो बहुत कम है, फिर हम ट्रैवल के लिए चले गए। हाँ, वैसे भी बोलते हैं ना 1 हफ्ते में तो चला ही जाता है, सो वही होता है। पर अब वो नहीं हो रहा है, अब वो नहीं हो रहा है। ये फर्क है जो मैंने बता रही थी कि लाइफस्टाइल रिलेटेड क्या है, एनवायरमेंटल है ना। एक तो हमारा जरिया चेंज हो गया है, जीने का ही जरिया चेंज हो गया है, शॉर्टकट लेना पड़ रहा है, चारा नहीं है अर्बन सिटीज़ में। और तीसरी बात, हमारा इम्यूनिटी भी कम हो रहा है ना।
क्योंकि खाना पीना भी सही नहीं हो रहा है, हर जगह से कटौती हो रही है। तो स्ट्रेस का भी सीधा सीधा रिश्ता होगा ना इसका? एब्सोल्युटली, बहुत बहुत सही कहा आपने, क्योंकि हर एंगल से देखी जाए, कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, स्ट्रेस इज़ अ इनहेरेंट फैक्टर। क्यों? आपका भी जो मैंने बताया गला दर्द होना, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इन्फेक्शन से ही गला दर्द हो। पेशेंट लोग आएंगे, बोलेंगे मुझे बहुत गला दर्द हो रहा है, मैंने ये एंटीबायोटिक ले ली ऑन द काउंटर केमिस्ट से, मैंने इतनी दिन खा ली, कुछ तकलीफ ही नहीं कम हो रही, थोड़ा सा कम होता है वापस चालू हो रहा है, खाने में दिक्कत हो रही है, खाना नहीं खा पा रही हूँ मैं। तो ये क्या है? इसको हम रिफ्लक्स बोलते हैं, रिफ्लक्स लैरिंजाइटिस या फेरिंजाइटिस, यानी जो एसिडिटी की वजह से जो अंदर की लाइनिंग, हमारी आंतड़ियाँ, खाने की नली की, उसका चेंजेस आ जाता है, उसमें सूजन आ जाती है। और वो मैक्सिमम हमारा जो खाने का नली और जो सांस का नली का जंक्शन है, वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। तो जो पहले के ज़माने में होता था, एसिडिटी के कारण हमको बदहज़मी हो जाए, गैस हो जाए, वो तो होगा, पर उसके साथ बर्निंग सेंसेशन होता था, जो अब नहीं होता है बहुत लोगों को। आपने भी महसूस किया होगा, एसिडिटी आपको बर्निंग नहीं होता है, आपको सिर्फ एक महसूस होता है कुछ ठीक नहीं लग रहा है, गले में कुछ ठीक खराश है, हाँ। बार बार ऐसे करने को जी करता है। सो ये इसमें अभी अगर हमने दूरबीन से देख लिया तो पता चलेगा कि ये तो इन्फेक्शन है ही नहीं, रिफ्लक्स है। वही चीज़ अगर टीचर में हो गले में दर्द, तो वो वोकल नोड्यूल्स बोलते हैं, जिसमें आवाज़ के जो पर्दे होते हैं स्वर यंत्र के, उसमें कोई सूजन आ गई है, उसके वजह से उनको वो ये कारण लागू नहीं पड़ता है। सो दिस इज ऑक्यूपेशनल। अगेन दीज आर डिफरेंट रीजंस ऑफ पेन, बट व्हाट आई वाज, मैं जो बता रही थी लाइफस्टाइल रिलेटेड, तो खाना पीना में क्या बदलाव आया है हमारे, कि हम इंस्टेंट फूड खाने लगे हैं, हम पानी कम पीने लगे हैं, विच इज़ ये रोज़मर्रा के जीवन में हमारा लिमिटेशंस है। ऑफिस के टाइम पर, ऑफिस के एनवायरनमेंट में टॉयलेट यूज़ करना, बहुत सारे फीमेल्स आपको पता है यूज़ करना नहीं चाहती हैं ऑफिस का जो भी टॉयलेट है, बिकॉज दे डोंट लाइक दैट हाइजीन फॉर वॉट एवर रीजन्स। दीज थिंग्स आर नॉट मेंशन्ड टू ईच अदर, बट इट इज़ एडॉप्टेड। ये सब हम अवॉइड करते हैं। कई बार कुछ सही भी एकदम सही नहीं होता है, यू नो। हाँ, तो ये चीज़ें होने के वजह से हमारा जो हाजमा है वो एक बार ठीक नहीं रहा तो वो कंटिन्यूसली नीचे जाते रहता है। और फिर आप और यू बिकम, आपको उसमें एक डिप्रेशन सा आ जाता है, ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है, कुछ भी कर लो कुछ नहीं हो रहा है, अब इसी के साथ जीना पड़ेगा। और एक कैंसर का फोबिया होता है। हाँ, कि मुझे कैंसर तो नहीं है, वो भी एक कारण है स्ट्रेस का। सी स्ट्रेस कैसे आता है हमारे जीवन में, कोई भी चीज़ हो, डर है ना हमारे मन में कि ये कुछ है जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो ये मुझे, शायद मैंने ये नहीं किया या शायद मैंने ये किया इसलिए मुझे हो रहा है। सो स्ट्रेस फैक्टर आ गया, स्ट्रेस फैक्टर से वापस एसिड जमा हो गया, ये सर्कल है, गोल गोल चलता रहता है। ओके, कानों से जुड़ा एक बहुत बहुत कॉमन सवाल जो होता है कि जो ईयरबड्स है उससे कान साफ करे या ना करे, कान साफ करने का क्या सही तरीका है, वो डॉक्टर राव बताएंगी। लेकिन उससे पहले आप एक ज़रूरी काम कर सकते हैं, अपने आँख और कान खोल कर कि ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड कोई सवाल हो आपका या कोई एक्सपर्ट आप स्पेशली अगर चाहते हैं कि हम लेकर आए, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब हैप्पी हमेशा। कमिंग बैक टू यू, कान कैसे साफ करें? कान साफ मत करिए, नहीं करें, बिल्कुल मत करिए। ओके, क्यों? हमारे जो ईयरबड्स मिलते हैं मार्केट में, उसका साइज और हमारे कान का जो पैसेज है उसका साइज सेम है। ओके, हमारे कान में वैक्स रोज बनता है, मेल रोज बनता है। जैसे हमारे चेहरे पर ऑयल ग्लैंड्स है, जैसे स्वेटिंग है हमारे हाथ पैर में, वैसे कान में भी एक ग्लैंड है। ग्लैंड यानी जो एक द्रव्य बनाने वाली ग्रंथि है, वो बनाती है वैक्स, मेल, वो रोज बनती है।
हर पेशेंट में वो उसका टाइप अलग होता है, किसी का ड्राई वैरायटी, किसी का वेट वैरायटी। अभी अगर आप वो क्लीन करने लगेंगे वो पीछे ही जाएगा वैक्स, वो कुछ बाहर नहीं आएगा क्योंकि साइज सेम है। तो आप क्या कर रहे हैं, उस सिर्फ बाहरी जो वॉल को है उतना ही निकल के खुश हो जाते हैं कि निकाल दिया। जो 3/4 अंदर गया है वो एक के ऊपर एक थप्पी बना के बैठा है अंदर, जो ज़्यादा खतरनाक है। सडनली फिर आपको सडनली ब्लॉक हो जाता है, सुनाई बंद होता है, कान में कोई अजीब आवाज़ आती है, कभी कभार उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि आप हेड बाथ लेते समय पानी चला जाता है। कोई कोई तो साबु पानी से साफ करने की कोशिश करते हैं ऐसे डाल के। 30% लॉस हो सकता है सुनाई देने में जब वो पूरा भर जाए। सेकेंड, आपको अगर पानी गया और या आपने तेल डाला, किसी ने कह दिया बचपन में, हाँ, वो सरसों का तेल गरम करके बच्चे के कान में डालते थे। पहले के तेल में भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं थे, कॉन्टामिनेशन नहीं था, तो उससे कुछ नहीं होता था। अभी के तेल तो बता नहीं सकते, तो कॉन्टामिनेशन होगा या कुछ भी हो, पर तेल डालने से फंगस हमने बहुत देखा है। फंगस ग्रोथ होने के बाद इतना पेन होता है पेशेंट को कि वो उसको आना ही पड़ता है। वो तभी फैमिली डॉक्टर को जाके दिखाएंगे तो भी उनको राहत नहीं मिलेगी क्योंकि वो क्लीन करना पड़ता है। ये है वैक्स का प्रॉब्लम। ये वैक्स रोज बनता है, तो अभी कैसे निकालना है, तो मैल को पतला करने का या लूजन करने का ड्रॉप्स मिलता है, वो डालिए हर महीने 2-3 दिन डालिए तो एटलीस्ट लूजन अप होगा। पर एटलीस्ट 6 महीने में एक बार तो दिखा दीजिए ईएनटी सर्जन को। एक बार आपका जो टाइप ऑफ वैक्स है या आपका बिल्डअप है, कोई टाइप ऑफ वैक्स, हाँ, मीनिंग हर पेशेंट के अलग अलग होते हैं। ड्राई हो सकता है या वेट हो सकता है। ड्राई होगा तो आप सिर्फ ऐसे करेंगे टॉवेल से, इट विल बी लाइक अ डैंड्रफ की तरह निकलेगा। ओके ओके, तो वो निकल जाता है। ओके, वेट होगा तो स्टिक होगा। और वही वैक्स अगर डायबिटिक पेशेंट में हो तो वो डायबिटीज़ में अगर शुगर अप डाउन हो, अब ये जो मैं बता रही हूँ ये एक कॉम्प्लिकेशन है। यानी डायबिटीज़ पेशेंट्स में क्या होता है, तुरंत जब शुगर अप डाउन होता है, जो भी छोटा सा इन्फेक्शन है वो बहुत बड़ा हो जाता है। राइट। तो जो कान में अगर फोड़ियाँ आ गई, ये वैक्स की वजह से, मैल की वजह से भी आती है फोड़ियाँ, उसको वैक्स ग्रैन्युलोमा कहते हैं। वो फोड़ियाँ इतनी भयंकर हो जाती है उनके स्थिति में कि वो पेनफुल तो बहुत है, पर उसके साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हो जाते हैं। वो बोन में स्प्रेड होता है इन्फेक्शन। सो मेल, सिंपल मेल कैन आपको ऑपरेशन थिएटर तक लेके जा सकते हैं हम। क्यों? वो वैक्स ग्रैन्युलोमा होगा तो वो चमड़ी में अंदर गया है, वो आप निकालने ही नहीं दोगे मुझे ओपीडी में। आपको मुझे बेहोश या सुन करना पड़ेगा, लोकल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। इतना प्रोपोर्शन हो जाता है उसका। ये जो डायबिटीज़ है ना, ये बीमारी मुझे बहुत डराती है। हमने एक एपिसोड किया है जो डायबिटीज़ पर ही है, सो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हम नीचे लिंक आपके लिए छोड़ देंगे, वो ज़रूर देखें। आपको ये बीमारी समझ आएगी और समझ आएगा कि छोटी सी ये चीज़ कितनी खतरनाक हो सकती है। यस, बाकी भी जैसे डायबिटीज़ की बात करें या इवन कैंसर की भी बात करें, टेस्ट है, मेरा लिवर कैसे काम कर रहा है, मेरा किडनी कैसे काम कर रहा है, ये मैं हर 6 महीने में टेस्ट करवा सकती हूँ। ईएनटी के लिए ऐसे मैंने नहीं सुने हैं कि टेस्ट होते हैं। नहीं, ईएनटी के लिए एक हियरिंग टेस्ट है, ऑडियोग्राम। और नोज के टेस्ट जो है वो हम हर पेशेंट में एंडोस्कोपी नहीं करते हैं। ईयर मैंने आपको बताया, वैक्स के लिए भी आपको आना है तो वो अच्छा रहता है, रूटीन चेकअप करवा लेना। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके मुंह में छाले हो। हाँ, और अगर कोई आदमी बंदा पान खा रहा है या तंबाकू खा रहा है या पान जो भी है मसाले खा रहा है या जो भी सौंफ तो नहीं है, खैर वो मसाले ही होते हैं, वो खा रहा है, तो उसने तो बिल्कुल दिखाना चाहिए। क्यों? वो आएगा जब उसका छाला बहुत अंदर गहरा स्प्रेड हुआ है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तब वो आएगा। आपने कहा था मुझे पहला प्रश्न, फैमिली डॉक्टर के पास कब जाना है, तो इस हालात में आपको थोड़ा भी हो तो पहले आ जाइए। क्यों? मैंने देखा है छोटा से छोटा छाला इन अ वेरी वेल टू डू, अच्छे घर के सुशिक्षित जो है औरत, जो पान मसाला नहीं खाती है,
उसको छोटा सा अल्सर जो मामूली था, पर मैंने क्यों बायोप्सी लिया, क्योंकि 10 दिन में नहीं ठीक हुआ, वो कैंसर निकला। सो कैंसर का जो अभी ये इंसिडेंस है बहुत बढ़ गया है हर एक पार्ट में शरीर के। सो रूटीन ईएनटी चेकअप भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्यों हम निग्लेक्ट करते ये? आपको भी लगता है ना लोग निगलेक्ट करते हैं इसको लेकर? अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है। ई ऑफ ईएनटी इज नॉट अंडरस्टूड। जो ई है, लोगों को आई है कि ईयर है नहीं पता होता है। सोचिए आप क्या इग्नोरेंस लेवल है। व्हिच इज सैड। अच्छा, ईएनटी की अगर बात करें, ईयर, नोज एंड थ्रोट, इनको मैं अगर कनेक्ट करूं एज अ ऑर्गन, तो ये तीनों कुछ ना कुछ वेस्ट बाहर निकालते हैं। इनका काम यही, मतलब एक हिसाब से देखा जाए, राइट? नोज ब्लॉक होगा लेते हैं, हाँ लेते भी हैं और बाहर भी निकालते हैं। अब ये मैं बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार मैंने स्पेशली घर के बड़ों को ये कहते हुए सुना है कि किसी का पेट खराब हुआ, बच्चे ने उल्टी की, अच्छा हुआ कचरा निकल गया। यू नो, सर्दी जुकाम हुआ, लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ कचरा निकल जाएगा। यू नो, तो कान से भी हाँ अच्छा है कचरा निकल गया। यू नो, सो ये कितना सही है ये सोचना कि अच्छा हुआ कचरा निकल गया? देखिए, अभी जो घर के नुस्खे या घर के फिलोसफीज, लॉजिक्स होते हैं, वो पीढ़ी से चलते आ रहे हैं और उसका लॉजिक कहीं ना कहीं उन्होंने बांधा है। थॉट प्रोसेस है वो, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। पर अगर साइंटिफिकली आप पूछे तो उसका कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है। अगर आपको माइग्रेन है, आपको हेडेक हो रहा है, तो उसका साइंटिफिक रीज़न है कि आपको क्यों नौसिया है, क्यों वॉमिटिंग है, वो होना ही है। चाहे आप चाहो या ना चाहो, वो होना ही है। और वो वॉमिटिंग होने के बाद आपका हेडेक थोड़ा सा कम हो जाता है, वो साइंटिफिक रीज़न है। आपको अगर सडनली एक डिजीनेस अटैक आता है, हर डिजीनेस अटैक के साथ नौसिया वॉमिटिंग नहीं होता है, पर अगर होता है तो वो भी निकल गया ऐसे नहीं है, वो चक्कर है, उसका कोई रीज़न है क्यों वर्टिगो। क्योंकि ये सब अंदर सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेंटर है जो ये चीज़ संभालता है, नौसिया वॉमिटिंग ये सब, तो वो ट्रिगर हो जाता है, तभी हमको ये सब हो रहा है। ये बदहजमी की वजह से नहीं हो रहा है, ये समझ लीजिए। अगर बदहजमी से होता तो वो आपको रोज तकलीफ देता। ये ट्रिगर फैक्टर्स है। जैसे माइग्रेन में ट्रिगर फैक्टर्स है कि आप धूप में गए, या आपने लाउड म्यूजिक सुना, या आप डिस्को में गए, या आपने खाना नहीं खाया, हाँ, मुझे नॉर्मली खाना नहीं खाती तो होता है। हाँ। सो ये ट्रिगर्स है, ट्रिगर फैक्टर्स। तो ट्रिगर फैक्टर्स अगर आप अवॉइड करें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो यू कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ माइग्रेन अटैक्स। डिजीनेस का वैसे नहीं है, डिजीनेस के बहुत सारे कारण हैं। अब मैं क्यों डिजीनेस पे वापस आ रही हूँ, क्यों बहुत कम समझा जाता है, और ईएनटी सर्जन्स देखते ही ये पता भी नहीं होता है। इनफैक्ट ईएनटी सर्जन ही देखते हैं और न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं, ये एक टीम वर्क होता है। तो क्योंकि इसके कारण कानों में भी हो सकता है और दिमाग में भी, ब्रेन में भी हो सकता है। टीम वर्क की बात में मुझे याद आया, कहीं मैंने पढ़ा था कि आपका दिमाग जो कि आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसका सबसे क्लोज एसोसिएशन कानों से होता है। यू नो, ये सही है? ये मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? बेसिकली मैंने कहा था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो कान होते हैं आपके, क्योंकि वो काफी कुछ कंट्रोल करते हैं। नहीं, ये क्या है, देखिए, अगर आप हेड एंड नेक देखिए, हेड एंड नेक यानी हमारा चेहरा, कान, नाक, गला, जो भी, ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सारे हमारे जो मज्जा तंतु है, मेन नर्व्स एंड मेन वेसल्स, ब्लड वेसल्स, सारे इधर ही है, सब इधर ही है, बराबर। तो नेचुरली हो गया इम्पोर्टेंट। कनेक्शन सब इधर से ही है। अगर आपको सर्दी की वजह से सुनाई कम दे रहा है, तो उसका कारण है नाक से कान में जो नली जाती है वो बंद हो गई है, इसलिए पानी जमा हो गया। ओके। सेकेंडली, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, सर दर्द हो रहा है और कान में पानी आ रहा है, उसका कारण भी ये है कि कॉम्प्लिकेशन ब्रेन में पहुंच गया कान का इन्फेक्शन का। सो ये इतना क्लोजली रिलेटेड है, उसका नेबरहुड इतना खतरनाक है कि ईएनटी का नेबरहुड इज
prone to complication. Okay, Understood? maybe, हाँ. So any polyp or anything also can go up to the brain or the eye. इसीलिए जब हम सर्जरी करते हैं तो हम रिस्क कंसेंट लेते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है. आप अगर यहाँ अभी देखें, सारे इम्पॉर्टेंट नसें हैं जो नर्व्स है. एक भी नर्व को अगर डैमेज हो जाता है, मीन्स बिकॉज ऑफ ईयर इन्फेक्शन, जो फेशियल नर्व जो हमारे चेहरे को सप्लाई करती है, कान से गुजरती है वो. ओके अभी कान से गुजरती है तो इन्फेक्शन अगर कान में डरावना डेंजरस टाइप हो तो वो नर्व को उसको ये अफेक्ट हो सकता है और उसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है. सो ये खतरा हो गया. करेक्ट. क्यों? क्योंकि सब इम्पॉर्टेंट नर्व्स उधर से जा रहे. थायराइड ले लीजिए. थायराइड में हमारे जो स्वर यंत्र के नस है वो थायराइड के पीछे से जा रहे हैं. थायराइड अगर बड़ा हो, सूजन, अगर उसका नोड्यूल हो या कोई भी स्वेलिंग हो जो इस जगह पर है, पीछे की जगह पर जहाँ नस है उसको दबा रहा है, या वो कैंसरस हो, तो नर्व पैरालिसिस हो गया, आपका बात करने का बंद हो गया. सिमिलरली आपको ये पेशेंट को स्ट्रोक हो गया तो स्ट्रोक का एक नर्व अगर अफेक्ट हुआ जो हमारा बात करने का है वो भी हो सकता है. सो मतलब कितना इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन कितना नज़रअंदाज किया जाता है इसे. इन तीनों में भी अगर मैं आपसे कहूँ, ENT में भी सबसे ज़्यादा बेचारा कौन है, कि मतलब इसकी तरफ तो लोग ध्यान ही नहीं देते. ईयर एज यू सेड कि आई और ई में ही लोगों को अभी तक नहीं पता है. रीज़न क्या होता है? आपने कहा ना नुस्खे और फंडास ऑफ लाइफ, उसमें ही है उसका उत्तर. के लोगों को लगता है हाँ कान ही तो है, वो साफ़ ही करना है, पानी तो आया नहीं है तो ठीक है वो मैं साफ़ कर लूँगा, बट्स तो मिल जाते हैं, क्यों इतने पैसे देने हैं. या अभी तो पानी आया है, मैंने दवा ले ली है, सूख गया है, होल है, वो मालूम ही नहीं है उसको पर्दे में. और हड्डी में बीमारी है वो भी मालूम ही नहीं है, क्योंकि ENT के पास गया ही नहीं है. फैमिली डॉक्टर ने बोल के थक गए कि जाइए भाई. अच्छा, ये कान में पानी भी आता तो लोग एक टांग पे ऐसे 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 निकालने की कोशिश करें. सही तरीका क्या है? नहीं, अभी क्या होता है, आप सिंपल टॉवेल ले लीजिए, हाँ, सिर्फ ऐसे ऐसे करिए, निकाल दीजिए, हो गया, निकल जाएगा. क्या है, कान का रास्ता भी टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसा है, सीधा नहीं है, ऐसा है. जैसे वो फिल्मों में ऐसे गोल 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 सुरंग. पूरा गोल नहीं है. अच्छा, ऐसा एस शेप्ड है. ओके. तो आप बड डालते हो ना, तब भी आप क्या करते हो, आप बोन को हिट कर रहे हो, क्योंकि आप सीधा जा रहे हैं ना, तो वो आप एस के बेंड को हिट कर रहे हैं, उधर ही जख्म हो जाता है, खून आ जाता है, फिर आप डरते हैं. फिर पेशेंट आता है हमारे पास, खून आ गया, इसका कान में साफ कर रही थी, बच्चे का खून आ गया, फिर डर आता है. डर की अगर बात करें, कौन से सिम्टम्स हैं, मैं ENT तीनों को लेकर कहूंगी कि ये हो तो अब मत अवॉइड करो. कान में पानी हो, खून हो, या नाक से खून हो, या नाक बंद हो, या मुंह में कोई छाले हो, या आपको थायराइड की सूजन हो, या चक्कर हो, तो आपको ज़रूर दिखाना चाहिए. तो बेसिकली ये आप मुझे बता रही कि कब जनरल फिजिशियन नहीं और कब ENT स्पेशलिस्ट. ये चीजें सिम्टम्स हो तो ENT के पास. और हियरिंग लॉस सबको पता है, सुनाई देने का सबको पता है कि ENT के पास ही जाना पड़ेगा, वो आ जाते हैं. पर ये सारी चीज़ जो बिटवीन होते हैं, इन बिटवीन, उसका दवाई से शांत हो गया इसलिए चुप बैठ गए, पर उसका रूट कॉज क्या है वो पता करने के लिए आना चाहिए. ओके. हमने डायग्नोस की बात की कि टेस्ट करवाने चाहिए, और हमने ये भी समझा कि लाइफस्टाइल रिलेटेड भी हैं ये प्रॉब्लम्स. तो जैसे किडनी के हेल्थ के लिए ये खाओ, अच्छे लिवर के लिए ये अच्छा होता है, हार्ट के लिए ये अच्छा होता है. ENT के लिए भी कुछ खान पान? अभी ENT के लिए आप भी पता है, आपको भी पता है, ठंडा पीना ज़्यादा अगर किसी को तकलीफ दे रहा है तो नहीं पीना चाहिए. आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए. टॉन्सिल्स है, एडिनॉइड्स यानी टॉन्सिल जैसे ही ग्रंथियाँ होती है जो नाक के पीछे होती है, तो बच्चों में ये दोनों में अक्सर इन्फेक्शन होता है.
और वो ठंडे चीज़ों से ही चालू होता है। तो आइसक्रीम खा लिया, ठंडा पानी पी लिया तो हो गया चालू। तो ये अवॉइड करना चाहिए अगर उस बच्चे को तकलीफ हो रही है। कोई कोई बच्चों को नहीं होती है तो दे कैन कैरी ऑन। एलर्जिक है, कौन सी चीज़ से एलर्जी है वो समझना चाहिए। कि परफ्यूम है, आपको स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाएंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तो ट्रिगर्स क्या है आपको पता होने चाहिए। राइट। क्या ये प्रॉब्लम्स जेनेटिक भी होती हैं? हाँ, ये मेरा आज का आखिरी सवाल होगा डॉक्टर राव से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल हैप्पी हमेशा सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कीजिए, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स जो डे टू डे आपके और हमारी ज़िंदगी पर असर डालते हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो चाहेंगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द कंटेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जेनेटिक भी होता है, बहुत सारे वेरी कॉमन माइग्रेन ये जेनेटिक होता है। क्यों? इवन बहरापन भी? बहरापन नहीं होता है। नहीं होता है मीन्स एक ही पार्ट है उसका जो उसको बोलते हैं ओटोस्क्लेरोसिस, जो जेनेटिक होता है। मेनियस मीन्स बहुत सारी बीमारियां है ना, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द बीमारियां वो जेनेटिक नहीं होते। कान में डिस्चार्ज, पानी आना, पर्दे में होल होना, इन्फेक्शन होना, ये जेनेटिक नहीं है। पर जो बीमारियां हैं जिसकी वजह से आपको चक्कर या सुनाई कम देता है वो है। अभी जो एज रिलेटेड हियरिंग लॉस है वो जेनेटिक नहीं है। नहीं, एज रिलेटेड हर पेशेंट को, हर आदमी या औरत को एक एज में आके उनके जो अंदर के कान के स्मॉल सुनाई देने का यंत्र है पीछे जो अंदर के कान में, वो डिजेनरेशन यानी उसका लाइफ ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे, जैसे कि बाकी ऑर्गन्स के साथ भी होता है। जैसे आँखों में चश्मा लग जाता है वैसे तो यहाँ भी कम हो जाता है, तो आपको मशीन लगाना पड़ेगा सुनाई देने का। तो ये एज रिलेटेड है, ये जेनेटिक नहीं है। जेनेटिक क्या होता है? जेनेटिक इज़ कोई बीमारी जो यंग एज में भी आ सकती है, जैसे ओटोस्क्लेरोसिस, जिसमें हमारे जो बीच के कान हैं, हमारे 3 भाग होते हैं कान में, बाहर का हिस्सा, बीच का हिस्सा और अंदर का हिस्सा। जैसे आप बोल सकते हैं अंदर का हिस्सा हमारा CPU है, कंप्यूटर का होता है। बीच का हिस्सा हमारा टेक्निकल है जिसमें 3 हड्डियाँ होती है, पर्दा और 3 हड्डियाँ, जिसके और बाहर का जो है उसमें हमारे हवा आती है, साउंड वेव्स आते हैं, लहरियाँ। तो वो उस पर गिरती है ड्रम पे, तो ही हमारे 3 हड्डी हिलते हैं और आपको CPU को महसूस होता है कि आवाज़ आई है। तो ये 3 हड्डियों में से एक हड्डी अगर जम गई है बोन में जो जेनेटिक है, तो यंग एज में उसको सुनाई कम देगा। 25, 30, 40 की उम्र में ही सुनाई कम देगा। और वो आएगा क्योंकि उसको मालूम नहीं है क्यों सुनाई कम दे रहा है मुझे। और बहुत बार ऐसे होता है कि एक कान में कम सुनाई दे रहा है, ये पता भी नहीं चलता है क्योंकि दूसरा कान बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ये जेनेटिक है डेफिनेटली। ओके, डेफिनेट। बट नोज के इश्यूज आप बोले, एलर्जी पॉसिबल, डेफिनेटली पॉसिबल, क्योंकि सेम एनवायरनमेंट थ्रोट के इश्यूज नहीं। हाँ, ओके, हाँ, ओके, थ्रोट के इश्यूज नहीं, बट एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक आर 2 different reasons. Two different things. Yeah, right. Oh, sorry. Yes. Yeah. ओके, सो मोस्टली आपने कहा कि ईयर्स की जो प्रॉब्लम है वो जेनेटिक होती है, नोज एंड थ्रोट में उतना नहीं और ट्यूमर्स भी होते हैं जो हो सकते हैं। बहुत क्लासिफिकेशन एकदम में कॉमनली या जनरली करना बहुत मुश्किल होगा। वो डिटेल में जाके आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा। चलिए कभी डिटेल में भी बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर और भी बहुत कुछ जाना और समझा जा सकता है। बट जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आप बहुत अच्छा काम कर रही है। डेफिनेटली इफ यू रिमेन हेल्दी देयर इज अ रीजन टू बी हैप्पी। हैप्पी विदाउट हेल्थ इज नॉट राइट। और कान ना गले का ऐसा है कि ये रोज़मर्रा के जीवन में आपको उसके परेशानियां महसूस होंगे ही कभी ना कभी। ऐसा नहीं है कि कभी एक ही बार मलेरिया हुआ या डेंगू हुआ, ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में पता करना, उसके बारे में डूज एंड डोंट्स पता करना, इसके बारे में क्या सही है क्या गलत है जानना, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर हम इतना सा अलर्टनेस से अवेयरनेस भी कर ले तो काफ़ी चीज़ें इजी हो जाती है। कहीं ना कहीं वो दिन याद कीजिए जब आप स्कूल में थे, बाकी बीमारियों के टेस्ट हो या ना हो, लेकिन आपकी आंखें सही हैं या नहीं, और कान के आपके नाक के, आपके गले का ज़रूर टेस्ट करने के लिए एक डॉक्टर आते थे। यानी वो ज़रूरत जो है वो आपको बचपन से ही महसूस कराई गई। वो ये है कि जब हम अपने हेल्थ की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते और बड़े होते तो ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। सो ज़रूरी है कि बाकी जो दूसरे टेस्ट आप करवाते हो रेगुलरली, अगर नहीं करवाते हो तो प्लीज़ करवाएं। उसी में ENT एक्सपर्ट के साथ भी एक जो रूटीन चेकअप है वो ज़रूर बुक करें आप, ताकि रह सके हैप्पी हमेशा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू थैंक यू सो मच, माय प्लेजर।